हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम फरवरी 2025 के आरबीआई सर्कुलर्स को बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो फरवरी मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स का ये हमारा लेक्चर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। और देखिए, अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। नाउ देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है, ये सर्कुलर 7 फरवरी 2025 का है। और ये सर्कुलर है किस चीज से रिलेटेड? तो ये सर्कुलर रिलेटेड है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जो रेट्स है उसको यहाँ पे चेंज किया गया है और उसी को लेकर के ये सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर को समझने से पहले ये जो आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ये क्या होता है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, फिर हम अपने इस सर्कुलर को पढ़ेंगे। ओके, देखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको कि वाइडली एलएएफ के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या है? ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसका इस्तेमाल भारत के अंदर किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आरबीआई क्या करता है ना, आरबीआई इस टूल का इस्तेमाल करके जो हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है, मतलब कि फंड को ऐड करता है। या फिर जब आरबीआई को लगता है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, तो इसी टूल का इस्तेमाल करके आरबीआई क्या करता है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा फंड रहता है उसको विड्रॉ करता है। ओके, तो यही होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सिंपली ये जो आपका पूरा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इस बात को इंश्योर रखना है कि जो पूरा हमारा बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर ना ही तो बहुत ज्यादा पैसा हो, ना ही तो बहुत कम पैसा हो। ओके, समझ में आ गया? ना देखिए, 1998 का जो नरसिम्हम कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म था, उसके रिकमेंडेशन के आधार पे, उसके सुझाव के आधार पे ये जो पूरा एलएएफ है इसको भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब देखिए एलएएफ का ना लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मेनली 2 कंपोनेंट है। कौन कौन? पहला है रेपो, जिसका पूरा नाम क्या है, रीपर्चेस एग्रीमेंट। और दूसरा क्या है? दूसरा है रिवर्स रेपो। तो इन दोनों को ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो इसका एक्चुअल डेफिनेशन होता है वो हम देख लेते हैं, फिर हम वापस से अपने ये स्लाइड के ऊपर आएंगे। ओके, तो ये सब चीजें मैं इसीलिए बता देती हूँ क्योंकि ये सब कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से। अगर मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगी, जैसे कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ना कि रीपर्चेस एग्रीमेंट क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, तो आपको ये सर्कुलर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें रेपो के बारे में, तो रेपो का फुल फॉर्म क्या था? रीपर्चेस एग्रीमेंट। ये क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए ना कोई बैंक है, ओके, और बैंक का जो डे टू डे लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होता है ना, उसको पूरा करने के लिए बैंक को लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे बैंक देखता है ना कि बैंक के पास सपोज 1 करोड़ के वैल्यू का गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ा हुआ है। तो बैंक क्या करता है ना, बैंक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेल कर देता है। तो जाहिर सा बात है, बैंक ने 1 करोड़ के वैल्यू का गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को सेल किया है, तो बैंक के पास 1 करोड़ रुपीज आएगा, राइट? नाउ यहाँ पे ये जो पूरा ट्रांजेक्शन होता है ना, इसमें एक एग्रीमेंट रहता है कि बैंक आरबीआई से वापस इन सिक्योरिटी को परचेस कर लेगा, थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे करके। तो बैंक ने 1 करोड़ रुपए लेकर के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेल कर दिया था। अब कुछ समय के बाद बैंक वापस से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इन सिक्योरिटी को परचेस कर लेगा, खरीद लेगा, सपोज 1.01 करोड़ दे करके। तो यहाँ पे जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस होता है, ये क्या होता है? ये आपका बोरोइंग कॉस्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो ये जो पूरा रेपो है, जो रीपर्चेस एग्रीमेंट है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार पे ले रहा है, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल के तौर पे दे करके, राइट? यही हो रहा है। तो यही क्या होता है, यही आपका रीपर्चेस एग्रीमेंट होता है। समझ में आ गया? नाउ यहाँ पे अब अगर हम बात करें रिवर्स रेपो के बारे में,
देखिए रिवर्स रेपो क्या होता है, तो एग्जैक्ट जैसा इसका नाम है, एग्जैक्ट ये रेपो का ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर, मतलब लग क्या रहा है, सच में आरबीआई ने ऑब्जर्व किया कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ गया है। अब आरबीआई को बैंकिंग सिस्टम के अंदर से जो एक्सेस लिक्विडिटी है, जो एक्सेस फंड है, वो विड्रॉ करना है, एब्जॉर्व करना है। तो आरबीआई यहाँ पे क्या करता है ना, आरबीआई बैंकों को क्या करता है, 1 करोड़ के वैल्यू का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहता है वो सेल कर देता है। तो यहां पे देखिए आरबीआई ने 1 करोड़ के वैल्यू का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंकों को सेल कर दिया। तो बैंक 1 करोड़ रुपीज जो है, जो भी बैंक्स है वो 1 करोड़ रुपीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देगा। तो इससे क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगा, जो एक्सेस फंड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। इस एग्रीमेंट के साथ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वापस से इन सिक्योरिटी को परचेस कर लेगा बैंकों से 1.01 करोड़ रुपीस दे करके। ओके, तो रेपो ट्रांजैक्शन में हमने क्या देखा, रेपो ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि जो बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फंड बोरो कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल के तौर पे दे करके। और रिवर्स रेपो में हमने क्या देखा, इसमें हमने उल्टा देखा। इसमें क्या होता है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से एक तरीके से फंड को बोरो कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल के तौर पे दे करके। ओके, तो यही होता है रेपो और रिवर्स रेपो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये देखिए, ये जो डेफिनेशन है ना, ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है। लेकिन समझने के लिए हम क्या बोलते हैं, समझने के लिए हम बोलते हैं कि रेपो के अंदर क्या होता है, रेपो के अंदर जो बैंक्स है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो लोन है वो लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल के तौर पे दे करके। और रिवर्स रेपो में क्या होता है, रिवर्स रेपो में उल्टा होता है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से लोन लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल के तौर पे दे करके। ओके, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है इसका। ओके, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना, इसका 2 कंपोनेंट है। क्या क्या है, रेपो रीपर्चेस एग्रीमेंट, और दूसरा क्या है आपका, पहला है रेपो और दूसरा क्या है, रिवर्स रेपो। ओके, तो जब बैंकों को लिक्विडिटी का जरूरत होता है, इसका जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, तो बैंक क्या करता है, बैंक यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फंड बोरो कर लेता है रेपो के तहत। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल के तौर पे दे करके। और जिस रेट के ऊपर बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फंड बोरो करता है रेपो के तहत, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। समझ में आ गया। नाउ देखिए, जब बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी आ जाता है, जरूरत से ज्यादा पैसा जब बैंकों के पास आ जाता है, तो बैंक उन पैसे को क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट कर देता है। तो एक तरीके से बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन दे देता है। ओके, ऐसा समझ लीजिए आप, रिवर्स रेपो के थ्रू। और जाहिर सा बात है कि बैंक के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी था, बैंक ने उसको आरबीआई के पास जमा कर दिया, तो बैंक को बदले में कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट, कुछ इनकम तो मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इस पैसे के ऊपर बैंक को जो इनकम मिलता है, बैंक को जिस रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, हम सबको पता है कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था 5 फेब से 7 फेब तक, जो हमारे नए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, उनके चेयरमैनशिप में। तो यहाँ पे 7 फरवरी 2025 को इशूड जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, तो वहां पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो ये आपका पूरा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जो ये आपका पूरा रेपो रेट है, रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है। तो पहले ये 6.50% था, अभी इसको घटा करके 6.25% कर दिया गया है। ओके, तो रेपो रेट पहले कितना था, 6.50%, अभी इसको घटा करके 6.25% कर दिया गया है। तो 6.25% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो बैंक्स है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फंड को बोरो करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल के तौर पे दे करके। ओके, समझ में आ गया। ना देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो रेपो रेट है उसमें चेंजेस हुआ है ना,
तो इसी वजह से जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है, जो एसडीएफ रेट होता है, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, एमएसएफ होता है, उसमें भी यहाँ पे चेंजेस लाया गया है। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हमने रेपो देखा था और रिवर्स रेपो देखा था। तो रिवर्स रेपो में हमने क्या देखा था, जो ये आपका एसडीएफ है वो किससे रिलेटेड है, वो रिवर्स रेपो से रिलेटेड है। ओके, तो हमने रिवर्स रेपो में क्या देखा था, हमने रिवर्स रेपो में देखा था कि जब बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, एक्सेस फंड आ जाता है, और आरबीआई को जो एक्सेस फंड है वो विड्रॉ करना होता है, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंकों से लोन ले लेता है बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल के तौर पे दे करके, राइट, यही पढ़ा था हमने। अब मान लीजिए ना, एक ऐसा सिचुएशन है जब बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है और आरबीआई को वो एक्सेस फंड विड्रॉ करना है, एब्जॉर्व करना है, लेकिन आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ही नहीं कि उनको वो कोलेटरल के तौर पे दे करके बैंकों से फंड बोरो करेगा और जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको वो कम करेगा। तो यहाँ पे इसी सिचुएशन के लिए ये जो आपका एसडीएफ है ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत क्या होता है, इसके तहत जो बैंक्स है, बैंक्स के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी रहता है, जो एक्सेस फंड रहता है, बैंक उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देता है, उसके पास जमा कर देता है बिना किसी भी तरह का कोलेटरल लिए हुए। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर किसी भी तरह का कोलेटरल नहीं होता है। ओके, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे मार्जिनल जो स्टैंडिंग फैसिलिटी है, जो एमएसएफ है, ये क्या होता है, देखिए, तो एमएसएफ के तहत क्या होता है ना, एमएसएफ के तहत जो बैंक्स है ना, वो इमरजेंसी सिचुएशन में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उससे फंड बोरो करता है। अब जाहिर सा बात है, बैंक इमरजेंसी सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फंड को बोरो करता है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो क्या रहता है, रेपो रेट के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो हमने देखा था कि रेपो रेट में भी क्या होता है, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फंड को बोरो करता है, राइट, और एमएसएफ में भी क्या होता है, इसके तहत भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फंड को बोरो करता है। लेकिन क्योंकि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, जो एमएसएफ है, इसमें इमरजेंसी सिचुएशन में बैंकों के द्वारा आरबीआई से फंड बोरो किया जाता है, इसीलिए जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है, जो ये एमएसएफ रेट रहता है, वो हमेशा रेपो रेट से ज्यादा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ देखिए, यहाँ पे क्योंकि रेपो रेट को चेंज कर दिया गया है, पहले ये 6.50% था, अभी इसको कम करके 6.25% कर दिया गया है, 25 बेसिस पॉइंट्स इसको घटा दिया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है ना, और जो आपका एमएसएफ रेट है, उसको भी चेंज किया गया है। तो अभी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना है, एसडीएफ रेट है अभी 6%, और जो एमएसएफ रेट है वो कितना है, 6.50%। ओके, यहां पे हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, रेपो रेट कितना हो गया, 6.25%, राइट। इसके बाद आपका एसडीएफ रेट कितना हो गया, 6%, और एमएसएफ रेट कितना हो गया, 6.50%। याद रहेगा, रेपो रेट को कितना ला दिया गया है, 6.25% ला दिया गया है, एसडीएफ रेट को 6% पे ला दिया गया है, और एमएसएफ रेट को 6.50% पे ला दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे यही फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो पूरा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, उसका जो भी दूसरा टर्म्स है, कंडीशंस है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेबिलिटी के बारे में, तो जितना भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। मतलब कि जितना सारा भी बैंक्स है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फंड को बोरो करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फंड है वो डिपॉजिट करता है, तो यहाँ पे उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा। उन सबको यहाँ पे अब ये जो नया रेट्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो न्यू रेपो रेट है, जो न्यू एसडीएफ रेट है, जो न्यू एमएसएफ रेट है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, तो कोई भी अगर कंफ्यूजन रहता है समझाने के बाद भी, तो डोंट वरी, एक बार तो आप उसको फिर से सुन लीजिए, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर भी 7 फरवरी 2025 का है। और ये सर्कुलर किस चीज से रिलेटेड है? तो जो प्राइमरी डीलर्स होता है, प्राइमरी डीलर्स के लिए जो स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी है ना, तो उसको लेकर के ये पूरा सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी डीलर्स के लिए ये स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम अपने सर्कुलर के ऊपर आएंगे। ओके, काफी छोटा सा सर्कुलर है, तुरंत हम समझ लेंगे इसको। देखिए, स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी क्या है? तो ये जो आपका स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी है ना, इसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो प्राइमरी डीलर्स है उसको पैसे उधार पे देता है रेपो रेट के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे अब ये प्राइमरी डीलर्स कौन है? तो प्राइमरी डीलर्स कुछ भी नहीं, और ये आरबीआई रजिस्टर्ड एंटिटी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको ऑथराइज किया होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। ओके, तो जो स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन प्राइमरी डीलर्स को पैसे उधार पे देता है, जो भी रेपो रेट रहता है उसके ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ देखिए, प्राइमरी डीलर्स के बारे में अगर हम बात करें ना, तो दो तरह का प्राइमरी डीलर्स होता है। एक तो होता है आपका स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, और दूसरा होता है बैंक प्राइमरी डीलर्स। तो बैंक प्राइमरी डीलर्स तो कुछ भी नहीं, जो कमर्शियल बैंक्स है वो होता है, जो कि बैंकिंग बिजनेस के साथ साथ एज अ प्राइमरी डीलर्स के तौर पे भी काम करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करता है, सेल करता है। अब ये जो आपका स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स है, ये क्या होता है? देखिए, स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स या तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है उसका सब्सिडरीज होता है, या फिर ये कोई ऐसा एंटिटी होता है जो कि भारत के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, भारत के बाहर का कोई कंपनी है, या फिर ये कोई ऐसा कंपनी हो सकता है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 के तहत वो इनकॉर्पोरेट हुआ है भारत के अंदर। ओके, और वो भारत के अंदर एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स हो सकता है। तो ये जो आपका स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन प्राइमरी डीलर्स को रेपो रेट के ऊपर जो पैसा है वो उधार पे देता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया गया था 2024-25 के लिए, तो उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, अभी हमने देखा उसने क्या किया है, उसने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जो रेपो रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। पहले ये 6.5% था, अभी इसको कम करके 6.25% कर दिया गया है। राइट, इमीडिएट इफेक्ट से, मतलब ये जो चेंज रेट्स है वो तुरंत लागू हो गया है। तो नाउ यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंगली जो ये आपका स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी है, तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब 6.25% के रिवाइज्ड रेपो रेट के ऊपर जो प्राइमरी डीलर्स है उसको पैसे उधार पे देगा। ओके, समझ में आ गया? नाउ देखिए, यहाँ पे एक टर्म है, ये टर्म क्या है? कोलेटराइज्ड लिक्विडिटी सपोर्ट। इसका मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे ये जो स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी है, इसके तहत प्राइमरी डीलर्स को जो पैसे उधार पे देगा रेपो रेट के ऊपर ना, तो बदले में यहाँ पे आरबीआई जो प्राइमरी डीलर्स है उससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल के तौर पे लेगा, यही बोला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो जितना भी प्राइमरी डीलर्स है उन सबके ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया? तो यही पूरा सर्कुलर था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर भी 7 फरवरी 2025 का है, और ये सर्कुलर बैंक रेट को लेकर के है। तो बैंक रेट में चेंजेस लाया गया है, तो इसको लेकर के ये पूरा सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको बैंक रेट क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, बैंक रेट क्या होता है ना, बैंक रेट ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कमर्शियल बैंक्स है उसको पैसे उधार पे देता है बिना किसी कोलेटरल के। ओके, तो एक तो होता है हमारा रेपो रेट। देखिए, रेपो रेट के ऊपर भी
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कमर्शियल बैंकों को पैसे उधार पे देता है, लेकिन रेपो रेट के ऊपर जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसे उधार पे देता है तो यहाँ पे कुछ कोलेट्रल होता है, बैंकों को आरबीआई को कुछ कोलेट्रल देना पड़ता है, राइट। लेकिन जो बैंक रेट है ना, बैंक रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को पैसे उधार पे देता है बिना किसी भी तरह का जो कोलेट्रल है वो लिए हुए। ओके, और एक बात याद रखिएगा, जो रेपो रेट होता है ना, रेपो रेट के तहत जब बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार पे लेता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए लेता है, लेकिन बैंक रेट के तहत जब बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार पे लेता है ना तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, तो रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है और ये जो बैंक रेट है ये लॉन्ग टर्म लोन के लिए होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे सेम जो 7 फरवरी 2025 को इशूड मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2024-2025 है, तो यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है, यहाँ पे जो बैंक रेट है, बैंक रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है। तो पहले ये 6.75% था, अभी इसको कम करके 6.50% कर दिया गया है। तो जो बैंक रेट है पहले ये 6.75% था, इसको 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है और अब ये कितना है 6.50%। ओके, बैंक रेट को 6.50% पे ला दिया गया है, बस यही यहाँ पे फैसला लिया गया है। अब देखिए हम सबको पता है कि जो बैंक्स है, बैंक्स के लिए अलग अलग रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है, राइट। बैंक को सीआरआर मेंटेन करके रखना होता है, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करके रखना होता है, बैंक को एसएलआर मेंटेन करके रखना होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पे कभी कभी इसमें शॉर्टफॉल आ जाता है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो रिक्वायर्ड मिनिमम रिजर्व है बैंक को नहीं रख पाता है, बैंक फेल हो जाता है यहाँ पे। तो उस केस में ना बैंक के ऊपर पीनल इंटरेस्ट रेट्स इंपोज किया जाता है, और ये जो पीनल इंटरेस्ट रेट्स बैंक के ऊपर इंपोज किया जाता है ना, ये लिंक्ड होता है बैंक रेट से। तो अब क्योंकि बैंक रेट को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, पहले 6.75% था, अब इसको कम करके 6.50% कर दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सब जो पीनल इंटरेस्ट रेट है उसको भी रिवाइज किया गया है। ओके, देखिए तो यहाँ पे जो बैंकों के लिए अलग अलग रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है उसमें जो शॉर्टफॉल होता है तो उसकी वजह से बैंकों के ऊपर पीनल इंटरेस्ट रेट इंपोज किया जाता है। और ये कितना इंपोज किया जाता है तो डिपेंड करता है ना कि जो शॉर्टफॉल हुआ है वो कितने समय के लिए हुआ है, मतलब कि जो रिक्वायर्ड रिजर्व है बैंक उसको कितने समय तक मेंटेन रखने में फेल हुआ है। ओके, कितने समय तक वो जो रिक्वायर्ड रिजर्व है उसको मेंटेन करने में फेल हुआ है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, शॉर्टफॉल का जो भी ड्यूरेशन रहता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए जो एग्जिस्टिंग रेट है, एग्जिस्टिंग रेट क्या है, बैंक रेट प्लस 3%। तो बैंक रेट 6.75% था, राइट, प्लस 3%, तो कितना हो गया 9.75%, या फिर बैंक रेट प्लस 5%, मतलब कि 11.75%। तो जो एग्जिस्टिंग रेट है अभी वो क्या है 9.75% या फिर 11.75%, डिपेंड करता है कि शॉर्टफॉल का ड्यूरेशन क्या है। जो रिवाइज रेट है जो कि इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया है वो क्या है बैंक रेट। तो बैंक रेट को कितना ला दिया गया है 6.50% प्लस 3%। तो यहाँ पे जो रिवाइज रेट है वो क्या है 9.50% और 11.50% डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन ऑफ शॉर्टफॉल। ओके, तो यही यहाँ पे फैसला लिया गया है, बैंक रेट को 6.75% से कम करके 6.50% पे ला दिया गया है। समझ में आ गया एप्लीकेबिलिटी, तो जितना भी बैंक्स है उन सबके ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर भी 7 फरवरी 2025 का है, और यहाँ पे पूरा मास्टर डायरेक्शन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस क्राइटेरिया फॉर NDS-OM डायरेक्शंस 2025 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि ये पूरा मास्टर डायरेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे इस पूरे मास्टर डायरेक्शन को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो NDS-OM है, NDS-OM सिस्टम है या फिर प्लेटफॉर्म है, ये है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपको ये जो पूरा मास्टर डायरेक्शन है ये समझ में आएगा। ओके, तो पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे NDS-OM का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम
ऑर्डर मैचिंग। तो यहाँ पे NDSOM का फुल फॉर्म क्या है? N फॉर नेगोशिएटेड, D फॉर डीलिंग, S फॉर सिस्टम। तो NDS का मतलब है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम और OM का मतलब है यहाँ पे ऑर्डर मैचिंग, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। तो ये NDSOM का फुल फॉर्म है। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो अगस्त 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये है क्या? देखिए, ये और कुछ भी नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां पे जो ट्रेडर्स है ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करता है, सेल करता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ओके, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ओके, देखिए, एक तो होता है प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में जो न्यू सिक्योरिटीज होता है उसको पहली बार इशू किया जाता है। जब कोई इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीद रहा होता है तो वो यहाँ पे सिक्योरिटीज डायरेक्टली जो इशूअर होता है ना, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया या फिर कंपनी हो गया, उससे खरीद रहा होता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में जो इशूड सिक्योरिटीज रहता है उसको इन्वेस्टर आपस में खरीदता है, बेचता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पूरा NDSOM है वो क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो पूरा NDSOM प्लेटफॉर्म है ना, तो इस प्लेटफॉर्म तक एक्सेस हर एंटिटी को नहीं मिला हुआ है। यहाँ पे कुछ लिमिटेड पार्टिसिपेंट है जिसको कि इस प्लेटफॉर्म तक एक्सेस मिला हुआ है। सिर्फ स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट ही ये जो पूरा NDSOM प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कर सकता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें ट्रेडिंग करने के लिए। तो क्या क्या है? देखिए, अभी अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो ये जो पूरा NDSOM प्लेटफॉर्म है वो किसके किसके लिए अवेलेबल है? रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए और बैंक्स और जो स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स होता है, इसका जो क्लाइंट है उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है ये अवेलेबल है। मतलब कि रेगुलेटेड एंटिटीज और बैंक्स और स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स का जो क्लाइंट है वो ये जो पूरा NDSOM प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बेसिक आइडिया आ गया आपको कि ये जो पूरा NDSOM सिस्टम है या जो NDSOM प्लेटफॉर्म है वो है क्या। अब हम आते हैं अपने मास्टर डायरेक्शन के ऊपर। अब आपको मास्टर डायरेक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पे अगेन जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2024-2025 है जिसको कि इशू किया गया था, तो उसके पार्ट के तौर पे जो स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज को इशू किया गया था उसके पैराग्राफ 2 के तहत ना, यहाँ पे ये जो पूरा NDSOM प्लेटफॉर्म है, तो NDSOM प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट है वो कर सके, ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए अवेलेबल हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अब क्या फैसला लिया गया है? अब यहाँ पे बोला गया है कि जो नॉन बैंक ब्रोकर्स होता है जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है, अब वो भी डायरेक्टली ये जो पूरा NDSOM प्लेटफॉर्म है ना उस तक एक्सेस पा सकता है अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे। ओके, तो ये सबसे पहले तो ये जो आपका नॉन बैंक ब्रोकर से ये होता क्या है, तो ये सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है और ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होता है, जैसे कि ब्रोकरेज फर्म हो गया। ये करता क्या है? तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो ट्रेडिंग होता है ना उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। ये बैंक नहीं होता है, ये सिक्योरिटीज में जो ट्रेडिंग होता है उसको फैसिलिटेट करता है, ये इंटरमीडियरीज के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा NDSOM प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट के द्वारा किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रुप ऑफ यूजर्स है वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे बोला गया है कि जो नॉन बैंक ब्रोकर्स होता है जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है वो भी अब डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म तक एक्सेस पा सकता है, इसका जो भी क्लाइंट होगा उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे फैसला लिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो ब्रोकर्स है तो ये ब्रोकर्स NDSOM प्लेटफॉर्म तक एक्सेस तो पा सकता है, लेकिन जो भी रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, जो कंडीशंस है उसको ध्यान में इसको रखना होगा। ओके, और यहाँ पे इसको लेकर के जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होता है वो भी जारी किया गया है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए, जो पूरा ये NDSOM प्लेटफॉर्म है ना, तो NDSOM प्लेटफॉर्म तक जो एंटिटी का एक्सेस रहता है तो उसको लेकर के
मतलब कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसके आधार पे अगर कोई एंटिटी खरा उतरता है तो उसको एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, कौन कौन सा कंडीशन है। तो यहाँ पे इसको लेकर के ना अक्टूबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्शन इशू किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस क्राइटेरिया फॉर एनडीएसओएम डायरेक्शंस 2024, और इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया हुआ है एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक एक्सेस पाने के लिए। ओके, अब यहाँ पे ये जो 2024 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है एक्सेस क्राइटेरिया फॉर एनडीएसओएम के लिए, तो यहाँ पे उसमें अभी फिलहाल नेसेसरी चेंजेस लाया गया है, और जो रिवाइज्ड एक्सेस क्राइटेरिया है उसको मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस क्राइटेरिया फॉर एनडीएसओएम डायरेक्शंस 2025 के अंदर कंसोलिडेट कर दिया गया है, इसके अंदर ला दिया गया है। तो अब जो 2024 वाला डायरेक्शन था ना, ये यहाँ पे वैलिड नहीं है। अब यहाँ पे ये जो अभी मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस क्राइटेरिया फॉर एनडीएसओएम डायरेक्शंस 2025 है, इसको वैलिड माना जाएगा। ओके, समझ में आ गया? तो डोंट वरी, ये जो पूरा मास्टर डायरेक्शन है इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो भी डायरेक्शंस यहाँ पे दिया गया है, सर्कुलर के अंदर इशू किया गया है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45W और सेक्शन 45U के तहत इशू किया गया है। और जो भी डायरेक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हम जो पूरा मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस क्राइटेरिया फॉर एनडीएसओएम डायरेक्शंस 2025, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इशू किया है। यहाँ पे आरबीआई ने बताया है कि कौन कौन सा एंटिटी है जो कि एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक एक्सेस पा सकता है, किस कंडीशंस के तहत वो एक्सेस पा सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर अगर वो खरा उतरेगा तो एक्सेस पा सकता है। तो इन सब चीज़ें के बारे में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एक जो पॉइंट है इस मास्टर डायरेक्शन का, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया गया है, तो बस मैंने एक दो डेफिनेशन ही छोड़ा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था। बाकी जितना भी डेफिनेशन है सब मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि AIFIs। ओके, तो जहाँ कहीं भी AIFIs लिखा होगा इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है यही है। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB, सिडबी और नैफेड। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर AIFI लिखा होगा इस डायरेक्शन के अंदर, इसका मतलब इन सब से है, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB, सिडबी, नैफेड। ओके, नाउ बैंक का क्या मतलब है? तो बैंक का मतलब है कोई भी बैंकिंग कंपनी इंक्लूडिंग लोकल एरिया बैंक्स हो गया, कोई पेमेंट बैंक, या फिर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, कोई क्रॉसपॉन्डिंग न्यू बैंक हो गया। क्रॉसपॉन्डिंग न्यू बैंक का मतलब क्या होता है? जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। ओके, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक हो गया। तो कहीं पे भी बैंक अगर मेंशन होगा तो इसका मतलब ये सबसे है। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ देखिए, यहाँ पे ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक, DSB का क्या मतलब है? तो देखिए, डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक का क्या मतलब है? ये एक ऐसा बैंक होता है ना जिसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि CCIL के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किस लिए अपॉइंट किया जाता है? वैसे मेंबर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है जिसका कि रिजर्व बैंक के पास करेंट अकाउंट नहीं है। तो जो CCIL है वो इस बैंक को अपॉइंट करता है वैसे मेंबर्स के लिए जिसका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो करेंट अकाउंट है वो नहीं है। देखिए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन होता है ना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग होता है, तो उसका सेटलमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अकाउंट के थ्रू होता है। अब क्योंकि इन मेंबर्स का RBI के पास करंट अकाउंट नहीं होता है, तो इन मेंबर्स को कोई एक बैंक चाहिए जो पेमेंट होता है उसको प्रोसेस करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे जो आपका डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक है, ये एक ऐसा बैंक होता है जिसको कि CCIL अपॉइंट करता है अपने ऐसे मेंबर्स के लिए जिसका कि RBI के पास करेंट अकाउंट नहीं होता है, उसका जो भी पेमेंट रहता है उसको सेटल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे सिंपली ये जो आपका DSB है ये क्या करता है? ये मिडिल मैन के तौर पे काम करता है इन मेंबर्स और RBI के बीच में जो फंड का सेटलमेंट है उसके लिए। समझ में आ गया?
इसके बाद देखिए ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक्सेस। तो अगर किसी एंटिटी को डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है उसका क्या मतलब है? देखिए, अगर किसी एंटिटी को डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है तो इसका सिंपली सा ये मतलब है कि वो एंटिटी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर डायरेक्टली जो ट्रेड होता है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, बिना किसी दूसरे एंटिटी का हेल्प लिए। वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो बाई कर सकता है, सेल कर सकता है, उसका रिपोर्टिंग कर सकता है। और जो भी ट्रांजेक्शन इसके द्वारा किया जाएगा उसका जो सेटलमेंट होगा ना, वो उस एंटिटी का जो खुद का सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उसके अंदर ही होगा। तो सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट क्या है? ये सिंपली कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अगर किसी एंटिटी को डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एंटिटी, ये जो आपका एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आकर के डायरेक्टली जो ट्रेड होता है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, खुद से वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो बाई कर सकता है, सेल कर सकता है, उसका रिपोर्टिंग कर सकता है। और जो भी ट्रांजेक्शन इसके द्वारा किया जाएगा उसका जो सेटलमेंट होगा वो उस एंटिटी का खुद का जो आरबीआई के पास सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होगा, एसजीएल अकाउंट होगा, उसमें होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ये तो देख ही लिया था हमने। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? तो जो भी हमारे देश के अंदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ करके, बीएसई एनएससी को छोड़ करके कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसके ऊपर जो एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स है ना उसमें ट्रेडिंग होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, तो इन सब में ट्रेडिंग होता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, नाउ देखिए डायरेक्ट एक्सेस हमने देख लिया था। डायरेक्ट एक्सेस अगर किसी एंटिटी को मिला हुआ है इसका मतलब है कि वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के डायरेक्टली जो ट्रेड होता है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। नाउ अगर किसी एंटिटी को इनडायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है उसके बारे में भी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अगर किसी एंटिटी को इनडायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है इसका मतलब है कि उस एंटिटी को एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक एक्सेस तो मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसके द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन किया जाएगा ना वो खुद से नहीं कर सकता है, वो किसी दूसरे एंटिटी के थ्रू यहाँ पे जो ट्रेड होता है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, किसी ऐसे एंटिटी के थ्रू जिसको कि इस प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है। और वही एंटिटी जिसको इस प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है वही एंटिटी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जिस एंटिटी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिला हुआ है उसके द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन किया जाएगा उसका सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्ट एक्सेस। समझ में आ गया? नाउ देखिए यहाँ पे एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, राइट? अब यहाँ पे पूरा प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया है। तो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, एनडीएसओएम क्या है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2018 के तहत, और यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला भी? नाउ देखिए यहाँ पे एक और टर्म है स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी को लेकर के यहाँ पे ये जो रिवाइज्ड एक्सेस क्राइटेरिया है वो जारी किया गया है। तो ये क्या है? स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट। देखिए स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है ना, इस मैकेनिज्म के थ्रू कोई स्टॉक ब्रोकर, अब ये कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि आपका जीरोधा हो गया या फिर आपका अपस्टॉक हो गया या एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया। तो जो स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट है ना ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा फैसिलिटी है जिसके थ्रू कोई स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट को एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक जो एक्सेस होता है वो प्रोवाइड कर सकता है अपने वैसे क्लाइंट को जिसका कि सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरीज के पास डीमेट अकाउंट है। ओके, तो स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट क्या हो गया? ये एक ऐसा मैकेनिज्म हो गया जिसके थ्रू कोई स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट को एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक एक्सेस प्रोवाइड करवा सकता है वैसे क्लाइंट को जिसका कि सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरीज के पास, जो एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, उसके पास डीमेट अकाउंट है। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो यहां तक डेफिनेशन था। अब हम वन बाय वन करके जो पूरा मास्टर डायरेक्शन में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग पॉइंट मेंशन है उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
नाउ देखिए, मास्टर डायरेक्शन का जो सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन 1, उसमें एक्सेस को लेकर के प्रोविजन है। मतलब कि यहाँ पे एलिजिबल एंटिटीज के बारे में दिया गया है कि कौन कौन जो ये एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म है उस तक एक्सेस पा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी पर्सन या फिर एंटिटी जो कि एलिजिबल है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक एक्सेस पाने के लिए। तो काफी सिंपल है ये, कोई भी ऐसा पर्सन या फिर एंटिटी जो कि एलिजिबल है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो भी एप्लीकेबल रूल्स है, गाइडलाइंस है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर रिजर्व बैंक का, उसके तहत तो वो पर्सन या एंटिटी यहाँ पे एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक भी एक्सेस पाने के लिए एलिजिबल है। नाउ यहाँ पे वो पर्सन या फिर एंटिटी अलग अलग वे के थ्रू एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक एक्सेस पा सकता है। जैसे कि सबसे पहला है, या तो डायरेक्ट एक्सेस के थ्रू वो इस प्लेटफॉर्म तक एक्सेस पा सकता है, या फिर इनडायरेक्ट एक्सेस के थ्रू वो इस प्लेटफॉर्म तक एक्सेस पा सकता है, या फिर स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट मैकेनिज्म के थ्रू, फैसिलिटी के थ्रू वो इस प्लेटफॉर्म तक एक्सेस पा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया पहला सेक्शन, सेक्शन 1, जिसमें एक्सेस के बारे में प्रोविजन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 के अंदर ना एलिजिबल एंटिटीज के बारे में दिया गया है जो कि एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट एक्सेस पा सकता है। तो डायरेक्ट एक्सेस और इनडायरेक्ट एक्सेस को हमने देखा था। अगर किसी एंटिटी के पास डायरेक्ट एक्सेस है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो एंटिटी एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली बिना किसी का हेल्प लिए हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है, और उसका जो सेटलमेंट होगा वो उसका खुद का जो आरबीआई के पास एसजीएल अकाउंट है उसमें होगा, राइट? तो यहाँ पे सेक्शन 2 के अंदर कौन कौन सा एंटिटी को डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एलिजिबल एंटिटीज के बारे में दिया गया है। तो देखिए ये सब पूरा एलिजिबल एंटिटीज है। अगर ये सब एंटिटीज कुछ कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस है, उसके ऊपर अगर ये सब एलिजिबल एंटिटीज खरा उतरता है तो वो यहाँ पे एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट एक्सेस के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसको डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो कौन कौन सा एलिजिबल एंटिटीज है? देखिए, बैंक्स हो गया, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हो गया, एनबीएफसीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गया, इसके बाद जो भी आपका 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, प्रोविडेंट फंड्स हो गया, पेंशन फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, जो रेगुलेटेड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस होता है वो हो गया, या फिर कोई भी ऐसा एंटिटी जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली इस चीज के लिए परमिट किया है वो हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब एलिजिबल एंटिटीज है। तो ये सब एंटिटीज कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, अगर उसको फुलफिल करता है तो यहाँ पे इन सब एंटिटीज को एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड किया जा सकेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर अगर कोई एंटिटी खरा उतरता है तो वो ये जो पूरा एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म है उस तक डायरेक्ट एक्सेस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला तो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उसका जो एसजीएल अकाउंट होता है वो होना चाहिए, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होना चाहिए। दूसरा क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उसका करेंट अकाउंट होना चाहिए, या फिर जो डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसको कि सीसीआईएल किसी बैंक को डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक के तौर पे अपॉइंट करता है अपने वैसे मेंबर्स के लिए जिसका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास करेंट अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई एंटिटी है वो एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट एक्सेस पाना चाहता है तो या तो उसका आरबीआई के पास करेंट अकाउंट हो, अगर करेंट अकाउंट नहीं है तो डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक के पास उसका अकाउंट हो, या फिर वो उसका इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक है, दूसरा है जो सीसीआईएल है, सीसीआईएल का मेंबरशिप उस एंटिटी के पास होना चाहिए। तो देखिए ये जो पूरा एंटिटीज है, एलिजिबल एंटिटीज है, बैंक, स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स, एनबीएफसीज इंक्लूडिंग एचएफसीज, एआईएफआई, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, एमआईआईज, कोई भी ऐसा एंटिटी जिसको कि आरबीआई ने स्पेसिफिकली परमिट किया हुआ है। तो ये सब जो एंटिटी है ना, अगर ये सब एंटिटीज इन तीनों रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो ये यहाँ पे एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट एक्सेस पाने के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक जो डायरेक्ट एक्सेस है वो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब सेटिस्फाइड हो जाएगा कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एप्लीकेंट उसको फुलफिल करता है, तो यहाँ पे आरबीआई
उस एंटिटी को एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक जो डायरेक्ट एक्सेस होता है वो ग्रांट कर देगा। ठीक है, जनरल बात बोला गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एंटिटी है जिसको कि इस प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि इसने इस डायरेक्ट एक्सेस को किसी दूसरे एंटिटी को ट्रांसफर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक जो डायरेक्ट एक्सेस होता है वो नॉट ट्रांसफरेबल है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है किसी भी एंटिटी के द्वारा किसी भी दूसरे एंटिटी को। ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि जो एंटिटी है ना उसने जो डायरेक्शंस का प्रोविजंस है उसको वायलेट किया है, या फिर कोई भी रूल्स है रेगुलेशंस है उसको वायलेट किया है, या फिर जब उसको एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा था एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक तो उस समय उसको कुछ कुछ कंडीशंस दिया गया था, कुछ कुछ कंडीशन उस समय सेट किया गया था और उसका उसने ब्रीच किया है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी नेसेसरी एक्शन है वो उसके अगेंस्ट में ले सकता है, इंक्लूडिंग वो उस एंटिटी के ऊपर एडिशनल कंडीशन भी इम्पोज कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ना देखिए यहाँ पे अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो वो अगर किसी एंटिटी को एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है तो उसको वो सस्पेंड कर सकता है या फिर टर्मिनेट कर सकता है। ऑफ कोर्स जो एंटिटी होगा उसको पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा अपने बात को रखने के लिए। उसके बाद अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो एंटिटी है जिसको डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक वो अब एलिजिबल नहीं है, तो इस केस में वो जो डायरेक्ट एक्सेस उसको ग्रांट किया गया उसको वो सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, या फिर जो एंटिटी है उसने किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन का वायलेट किया है, किसी रूल रेगुलेशन किसी डायरेक्शन ऑर्डर या फिर आरबीआई के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है उसका उसने वायलेट किया है, तो इस कंडीशन में आरबीआई जो ग्रांट उसने प्रोवाइड किया था उसको सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। या फिर जो एंटिटी है ना उसने मार्केट एब्यूज कमिट किया है, मार्केट एब्यूज के लिए वो गिल्टी पाया गया है, मतलब कि जो एंटिटी है ना उसने कुछ ऐसा किया है जिससे कि जो आपका कुछ ऐसा इलीगल प्रैक्टिस किया है जिससे जो इन्वेस्टर्स है उसको मिसलीड किया गया है, तो यहाँ पे जो एंटिटी है उसने अगर किसी तरह का मार्केट एब्यूज कमिट किया है उसके लिए गिल्टी पाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिवेंशन ऑफ मार्केट एब्यूज डायरेक्शन 2019 के तहत, तो इस केस में आरबीआई जो उसको एक्सेस मिला हुआ है उसको सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। या फिर कोई भी ऐसा एंटिटी जिसने कि जब उसको इस प्लेटफॉर्म तक एक्सेस ग्रांट किया जा रहा था तो उस समय आरबीआई ने जो टर्म्स कंडीशन सेट किया था उसका उसने वायलेशन किया है, तो यहाँ पे इस केस में भी आरबीआई ऐसा कर सकता है। इसके बाद अगर उसको जो एक्सेस प्रोवाइड किया गया है अगर वो एक्सेस उसको उसके पास रहा तो ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके लिए प्रीजुडिशियल है, जो हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए प्रीजुडिशियल है, तो देखिए इन सब केसेस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर चाहे तो वो उस एंटिटी को जो डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ उसको वो सस्पेंड कर सकता है, उसको टर्मिनेट कर सकता है, ऑफ कोर्स उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद अपना बात रखने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है यहाँ पे। ना देखिए रिजर्व बैंक का जो डिसीजन होगा ना किसी को डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट करने का, डायरेक्ट एक्सेस किसी को मिला हुआ है उसको रिजेक्ट करने का, डायरेक्ट एक्सेस को टर्मिनेट करने का, तो ये फाइनल होगा, इसको और कहीं पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी एंटिटी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे ये सब प्रोविजंस था कुछ कुछ डायरेक्ट एक्सेस को लेकर के। ओके, एलिजिबल एंटिटीज को हमने देख लिया, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको हमने देख लिया। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करेगा ये हमने देख लिया। किस किस कंडीशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर चाहे तो वो जो किसी एंटिटी को एनडीएसओएम तक डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है उसको सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, ये भी हमने देख लिया। राइट, अब यहाँ पे सेक्शन 3 है और सेक्शन 3 के अंदर एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक इनडायरेक्ट एक्सेस को लेकर के प्रोविजन है, मतलब कि कौन कौन एलिजिबल है एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक इनडायरेक्ट एक्सेस को लेकर के, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर अगर वो खड़ा उतरेगा तभी वो एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक इनडायरेक्ट एक्सेस पाने के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको लेकर के यहाँ पे प्रोविजन है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या है,
कोई भी पर्सन या फिर एंटिटी जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है, वो यहाँ पे NDSOM प्लेटफॉर्म तक इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, अगर यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मतलब जनरली तो जो भी पर्सन है, एंटिटी है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है, वो यहाँ पे एलिजिबल है NDSOM प्लेटफॉर्म तक इनडायरेक्ट टैक्सेस पाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर उसके ऊपर वो खरा उतरेगा तभी यहाँ पे वो NDSOM प्लेटफॉर्म तक इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो वो कोई ऐसा एंटिटी नहीं होना चाहिए जो कि NDSOM प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट टैक्सेस पाने के लिए एलिजिबल है। तो अगर कोई एंटिटी है डायरेक्ट टैक्सेस पाने के लिए एलिजिबल है, तो फिर उसको यहाँ पे NDSOM प्लेटफॉर्म तक इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? तो सबसे पहला तो ये है। दूसरा क्या है? यहाँ पे वो NDSOM प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट टैक्सेस के लिए अप्लाई करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, 3 रिक्वायरमेंट है, हमने पढ़ा था, उसके ऊपर वो खरा नहीं उतरना चाहिए। ओके, तभी वो NDSOM प्लेटफॉर्म तक इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे NDSOM प्लेटफॉर्म तक उसको डायरेक्ट टैक्सेस ग्रांट नहीं किया गया हो। तो ये 3 यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इन 3 रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर कोई ऐसा पर्सन या फिर एंटिटी खरा उतरता है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है, तो वो यहाँ पे NDSOM प्लेटफॉर्म तक इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए अप्लाई कर सकता है। समझ में आ गया? और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब है? अगर किसी एंटिटी को NDSOM प्लेटफॉर्म तक इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला हुआ है, इसका सिंपली सा ये मतलब है कि वो एंटिटी को किसी ऐसे एंटिटी के थ्रू जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करना होगा जिसके पास डायरेक्ट टैक्सेस है NDSOM प्लेटफॉर्म का। और ये जो एंटिटी है जिसके पास डायरेक्ट टैक्सेस है इस प्लेटफॉर्म का, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जो भी ट्रांजेक्शन्स वैसे एंटिटी के द्वारा किया जाएगा जिसके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसका सेटलमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे सेक्शन 3 था। अब देखिए यहाँ पे ये है सेक्शन 4 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 4 में स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट मैकेनिज्म फैसिलिटी को लेकर के प्रोविजन है कि कौन कौन जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स है वो स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू जो आपका NDSOM प्लेटफॉर्म है उस तक एक्सेस पा सकता है। कौन कौन सा एलिजिबल स्टॉक ब्रोकर है जो कि इस मैकेनिज्म के थ्रू अपने क्लाइंट को NDSOM प्लेटफॉर्म तक एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको लेकर के यहाँ पे प्रोविजन है। ठीक है, तो स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट मैकेनिज्म तो हमने पहले ही देख लिया था, एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। कहाँ था? डेफिनेशन में था, राइट? हाँ, ओके, यहाँ पे था। तो स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कोई स्टॉक ब्रोकर जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ये अपने क्लाइंट को NDSOM प्लेटफॉर्म तक एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है ऐसे क्लाइंट को जिसका कि सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी के पास डीमेट अकाउंट है, राइट? अब यहाँ पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट के अंदर कौन कौन एलिजिबल इन्वेस्टर है? तो यहाँ पे देखिए कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसका कि सेबी रजिस्टर्ड जो डिपॉजिटरी है ना, NSDL CDSL, उसके पास डीमेट अकाउंट है, तो यहाँ पे वो किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जो NDSOM प्लेटफॉर्म है उस तक एक्सेस पा सकता है। ठीक है, नाउ कौन कौन सा एलिजिबल स्टॉक ब्रोकर है? तो देखिए कोई भी स्टॉक ब्रोकर जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड है और उसको सेबी से जनरल या फिर जो स्पेसिफिक अप्रूवल होता है वो मिला हुआ है। ओके, और यहाँ पे वो जो स्टॉक ब्रोकर है ना उसका क्लियरिंग मेंबर के साथ एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट के तहत जो क्लियरिंग मेंबर है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है कि स्टॉक ब्रोकर का जो भी क्लाइंट है उसके द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन्स किया जाएगा उसका सेटलमेंट वो करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये सब एलिजिबल स्टॉक ब्रोकर है। कोई ऐसा स्टॉक ब्रोकर जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है और उसको सेबी का जनरल या फिर स्पेसिफिक अप्रूवल मिला हुआ है और उसका क्लियरिंग मेंबर के साथ एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट के तहत क्लियरिंग मेंबर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है कि स्टॉक ब्रोकर के क्लाइंट के द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन किया जाएगा उसका सेटलमेंट का जिम्मेदारी उसके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगेन यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर को जो अप्रूवल मिलेगा कि वो इस मैकेनिज्म के थ्रू, जो यहाँ पे ये मैकेनिज्म है स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट मैकेनिज्म,
तो स्टॉक ब्रोकर को ये जो अप्रूवल मिलेगा कि वो स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट मैकेनिज्म के थ्रू अपने क्लाइंट को एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे ये नॉट ट्रांसफरेबल है, इसको किसी दूसरे स्टॉक ब्रोकर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे अगेन अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है जो कि जो भी इस डायरेक्शन का प्रोविजंस है उसको वायलेट करता है, किसी रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करता है, तो आरबीआई उसके अगेंस्ट में नेसेसरी एक्शन ले सकता है, इंक्लूडिंग उसके ऊपर जो एडिशनल कंडीशंस है वो भी इम्पोज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आरबीआई यहाँ पे अगर चाहे तो उसने किसी स्टॉक ब्रोकर को जो अप्रूवल दिया हुआ है उसको वो सस्पेंड कर सकता है या फिर टर्मिनेट कर सकता है स्टॉक ब्रोकर को प्रॉपर टाइम देने के बाद अपना बात रखने के लिए, अगर आरबीआई सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो स्टॉक ब्रोकर है वो एलिजिबल नहीं है अपने क्लाइंट को एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, या फिर जो स्टॉक ब्रोकर है उसने जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसका वायलेट किया है, कोई भी रूल रेगुलेशंस का वायलेट किया है, या फिर मार्केट अब्यूज में वो गिल्टी पाया गया है आरबीआई प्रिवेंशन ऑफ मार्केट अब्यूज डायरेक्शन 2019 के तहत, जो एंटिटी है उसने किसी टर्म्स या फिर कंडीशंस को वायलेट किया है, जब उसको ये जो स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट फैसिलिटी है जब उसको उसके लिए अप्रूव किया जा रहा था तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कुछ कंडीशन सेट किया होगा और उस एंटिटी ने उनमें से कुछ कंडीशन को वायलेट कर दिया, फिर किसी भी कंडीशन को वायलेट कर दिया, तो इस केस में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उस एंटिटी को जो अप्रूवल दिया गया था उसको वो सस्पेंड कर सकता है, उसको वो टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, या फिर उसको जो एक्सेस मिला हुआ है अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रिजुडिशियल होगा, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए प्रिजुडिशियल होगा। तो यहाँ पे इन सब कंडीशन में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना वो किसी स्टॉक ब्रोकर को जो अप्रूवल उसने दिया हुआ है उसको वो सस्पेंड कर सकता है, उसको टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर है, आरबीआई के पास ये पावर है। आरबीआई अगर चाहे तो वो किसी भी स्टॉक ब्रोकर को अप्रूव कर सकता है कि वो जो स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट मैकेनिज्म है उसके थ्रू अपने क्लाइंट को जो एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म है उस तक एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, या फिर उसको जो अप्रूवल दिया गया है उसको वो रिजेक्ट कर सकता है आरबीआई, उसको वो टर्मिनेट कर सकता है। राइट, तो यहाँ पे ये सब आरबीआई कर सकता है मार्केट स्टेबिलिटी को ध्यान में रख करके, जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट है उसको ध्यान में रख करके, जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रख करके, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे आपका पूरा मास्टर डायरेक्शन। तो ये हमने यहाँ पे पूरा मास्टर डायरेक्शन पढ़ लिया है। मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस क्राइटेरिया फॉर एनडीएसओएम डायरेक्शंस 2025। तो इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि कौन कौन एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म तक एक्सेस पा सकता है, किस कंडीशंस के तहत एक्सेस पा सकता है। तो इन सबको हमने देख लिया, और देखिए जितना सारा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सब मैंने यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। जो बाकी सर्कुलर्स है उसको मैं करवा दूंगी, और 2 लेक्चर या फिर आई डोंट नो, और जितना भी लेक्चर्स होगा उसमें मैं करवा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।